इस समय देश में विपक्ष सबसे कमजोर स्थिति में है। जानकार तो यह भी कहते हैं कि विपक्ष कभी इतनी कमजोर स्थिति में था ही नहीं जितनी कमजोर स्थिति में अब है। विपक्ष का लचर रवैया जब एकदम सामने आ रहा है, जब जनता के मुद्दे हाशिए पर हैं, जब अनाप शनाप मुद्दे न केवल चुनावी बन रहे हैं बल्कि उन्होंने मूल मुद्दों को रिप्लेस कर दिया है, ऐसे समय में विश्वविद्यालय विपक्ष की भूमिका में खुलकर सामने आ गए हैं। चाहे रोहित वेमुला का मुद्दा हो, चाहे ऊना का मामला हो, चाहे मुथु कृष्णा का मुद्दा हो, चाहे तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मसले हों, इन मुद्दों पर विश्वविद्यालय में प्रतिरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों की भूमिका को हम और आप नकार नहीं सकते। विश्वविद्यालयों में जो मुख्य रूप से छात्र संगठन काम कर रहे हैं उनसे तो हम वाकिफ थे ही, लेकिन हाल के दिनों में बापसा नामक अम्बेडकरवादी संगठन ने हम सबों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा संगठन भी हमारे सामने है जिसने लगातार देश के अनेक विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप किया है और अम्बेडकरवादी लड़ाई को आगे बढ़ाया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए संजय बौद्ध हैं। संजय बौद्ध डास्फी जो अम्बेडकरवादी संगठन है, छात्र संगठन है, उसके संस्थापक हैं और लगातार देश भर में अम्बेडकरवादी मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, बहुजनों के मुद्दों पर विश्वविद्यालयों से बाहर भी लड़ाई छेड़ते रहे हैं। संजय बौद्ध से आज हम बात करते हैं और पूरे मसले पर, जितने भी मसले अभी राष्ट्रीय स्तर पर हैं उन पे इनकी क्या समझदारी है, कैसे वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे विश्वविद्यालयों में डास्फी के हस्तक्षेप को बढ़ाने की यह कोशिश कर रहे हैं, इन पर आज हम इनसे बात करते हैं। संजय, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पर। पहला सवाल तो यह कि जबकि तमाम संगठन हैं, वामपंथी छात्र संगठन हैं, कांग्रेस के छात्र संगठन हैं, भाजपा के छात्र संगठन हैं और येन केन प्रकारेण कई छात्र संगठन देश भर में काम कर रहे हैं, जैसे बिहार में राजद का भी है, जदयू का छात्र समागम है। ऐसे में आपको ज़रूरत क्यों पड़ी कि डास्फी जैसा कोई छात्र संगठन बनाया जाए? जी सर, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आप इस विषय पर जो है यहाँ आए हैं। देखिए, पूरे देश में अलग अलग संगठन चल रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे, पहले से भी काम करते रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ी कमी है जो मुझे लगी, वो बड़ी कमी ये रही है कि इस देश में एक जो बड़ा तबका बहुजन छात्रों का है जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जाता है। लेकिन क्या होता है जब हम जाते हैं, देखते हैं कि वो जो छात्र हैं उनका एक बड़ा हुजूम होता है, जिनको अलग अलग मनुवादी संगठन, जैसे कि आपने बताया कांग्रेस का संगठन NSUI है, ABVP RSS बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वामपंथियों के लिए कम्युनिस्ट अलग अलग संगठन है जो उनके हैं, वो काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उनको एक भीड़ का रूप दे लेते हैं और उनको भीड़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। कभी भी उनसे जो है नेतृत्व उनको हाथ में नहीं दिया गया, उनको नेतृत्व देने की कोशिश ही नहीं की गई कि इनको नेतृत्व दे दिया जाए, देखते हैं कि इनके अंदर क्या काबिलियत है। उनकी काबिलियत को परखने के लिए हमने जो इस छात्र संगठन का निर्माण किया, लगातार कई सालों से मैं देखता आ रहा था। पहले रोहतक में हम एक अलग संगठन के तौर पर काम कर रहे थे, उसके बाद डास्फी बना, तकरीबन अलग अलग संगठनों को जोड़ के एक संगठन बनाया कि भाई अम्बेडकराइट मूवमेंट है तो क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। हरियाणा लेवल का बनाया गया। उसमें मुख्य मुद्दा यही था कि जब हमारी ही भीड़ होती है, आप कोई भी आंदोलन देखिएगा भीड़ हमारी ही होगी, आप देखेंगे मंच भी हमारा होता है, लेकिन नेतृत्व बदल जाता है। नेतृत्व एकदम से कोई व्यक्ति आता है और वो उस पर नेतृत्व करना शुरू कर देता है। तो हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि जब भीड़ हमारी है, उद्देश्य हमारा है, नेतृत्व हमारा है, मुद्दा हमारा है, मंच हमारा है, तो नेतृत्व जो है वो हमारा पूरी तरह से क्यों नहीं हो पा रहा। छोटे स्तर पर नेतृत्व दे देते हैं, वहाँ जहाँ कहीं वो दिखता ही नहीं है। बड़े स्तर पर हमारे छात्रों को नेतृत्व मिले, उनके मुद्दे जो है बड़े स्तर पर आए और वो असल में अपने अस्तित्व की लड़ाई जो अब आज के समय में लड़ रहे हैं। स्कॉलरशिप के मुद्दे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं उठाए जाते, आप देखेंगे। वो जो दूसरे मनुवादी संगठन जैसे कि आपने बताया वो मुद्दे उठाते हैं, पानी का मुद्दा उठाया, टॉयलेट का मुद्दा उठाया और अनेकों छोटे मोटे मुद्दे उठा दिए, लेकिन वो ना तो स्कॉलरशिप का उठाएंगे ना एट्रोसिटी का मुद्दा उठाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे जीवाजी यूनिवर्सिटी में अभी मुद्दा उठा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सम्मान का मुद्दा है, तो कोई भी वामपंथी संगठन भी अब तक समर्थन में नहीं आया है। अगर आप देखें विरोध में हालांकि जो है ABVP और दूसरे संगठन आ गए हैं, लेकिन समर्थन में बाबा साहब के कोई संगठन अब तक नहीं आया है। तो इसलिए इन सारे मुद्दों को हमें ये लगा कि ये दूसरे छात्र संगठन नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हमने जो है अपना एक छात्र संगठन जो है फॉर्म में लेके आए और उसके माध्यम से अब काम कर रहे हैं। आपने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की बात खुद ही उठा दी, तो आप चूंकि आपका ही संगठन पूरी लड़ाई से जुड़ा हुआ है, विवाद भी वहीं से शुरू हुआ है हम लोगों की जानकारी के अनुसार, तो आप बताइए कि असल में वहाँ हुआ क्या था।
जी सर, एक्चुअली ये लड़ाई को हम इस रूप में नहीं देखेंगे कि अभी का है ये लड़ाई थोड़ी पिछली है। आप देखेंगे कि प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू में जो समाजशास्त्री हैं वो गए थे ग्वालियर में पिछले साल, तकरीबन मार्च में वो गए थे मुझे जहाँ तक याद है, और मार्च में उन पर हमला हुआ था। वहाँ का जो एबीवीपी गुट है, जो युवा मोर्चा गुट है, उन्होंने उन पर हमला कर दिया था। तो जब हमला किया था तो वहाँ पर हमारे ही छात्र संगठन ने उनसे लोहा लिया था और उनके खुल के टक्कर दी थी और उनको भागने पर विवश किया था। तो ये वहाँ से पूरा का पूरा जो है एक विवाद शुरू हो गया था कि एबीवीपी और जो बीजेपी के संगठन है वो हमारे बच्चों के साथ जो है दुश्मनी वाला बर्ताव करना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है लगातार वो बातें बढ़ती गई, अलग अलग कार्यक्रम हुए। तो हमने उसके बाद एक कार्यक्रम किया था पिछले साल 30 अप्रैल को ही, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था ग्वालियर में, रोड पर ही कार्यक्रम किया था। तो उसमें हमने उनको खुली चुनौती भी दी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक युग पुरुष है, तो उनसे आप भिड़ नहीं पाओगे। तो अब की इस वर्ष भी उस कार्यक्रम को हम दूसरे क्विज कंपटीशन के रूप में जो है की बार कराना चाह रहे थे कि वो अगर कार्यक्रम क्विज कंपटीशन के तौर पर होता है तो ज़्यादा बच्चों तक वो बाबा साहब का संदेश, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का संदेश पहुंच पाएगा। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम कराना चाह रहे थे। वो कार्यक्रम जो है लॉ डिपार्टमेंट का एक हॉल है उसके अंदर कराना था, तो उसकी परमिशन छात्रों को जो है एचओडी ही दे सकते हैं। तो परमिशन लेने गए थे एचओडी से, 3-4 दिन से लगातार परमिशन लेने के लिए वो जा रहे थे कि आप परमिशन दे दीजिए। हमारी जो जीवाजी यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा हैं सुमन अहिरवार, वो बार बार लगातार जा रही थी। उनके साथ वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सूरज राजौरिया जी, वो भी लगातार जा रहे थे। 4 दिन से वो लगातार घुमा रहे थे। 31 मार्च को वो गए परमिशन लेने, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि क्या होता है अम्बेडकर बाबा साहब के खिलाफ और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के खिलाफ जो है उन्होंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। जब गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो बच्चे जो थे उन्होंने कहा सर कि आप गलत शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए, परमिशन नहीं देनी है तो मत दीजिए। तो उन्होंने जो सुमन अहिरवार थी उसको धक्का मार दिया। धक्का मारा तो वो बोले कि चलो प्रोफेसर है, कोई बात नहीं, हम बाहर चलते हैं। वो बाहर गए तो उन्होंने फिर जाति सूचक शब्द कहने शुरू कर दिए। तो वो दुखी होकर वो थाने में चले गए रिपोर्ट दर्ज कराने। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई उन्होंने। उसके बाद जब वो आए तो थाने वाले भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे थे उस समय। जब वो वापस आए तो उन्होंने वापस आके जो है सोचा कि वाइस चांसलर से मिला जाए। तभी मुझे फ़ोन भी आया, मैंने कहा कि वाइस चांसलर से आप मिलिए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की इंचार्ज है, वो आपका सॉल्यूशन कर देगी आपकी प्रॉब्लम का। तो वो उनसे मिलने गए तो वाइस चांसलर महोदया जो थी संगीता मिश्रा जी, वो भी नीचे नहीं आई एडमिन ब्लॉक से मिलने के लिए। उन्होंने प्रोक्टर को भेज दिया, आर.के. शर्मा जी को। आर.के. शर्मा जी भी वही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। तो वहाँ से ही बच्चे उठ के आ गए। 4 घंटे लगातार बच्चे बैठे रहे कि जो है वीसी मैम आएंगी और उनसे थोड़ा बातचीत होगी। तो वो नहीं आई। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ 4 घंटे बच्चे बैठने के बाद वापस आ गए कि अब वो नहीं मिलेंगी। उसके बाद जो है ये मामला और बढ़ता चला गया और बच्चों की एक ही बात थी कि बाबा साहब और राष्ट्रपिता मामले में एफआईआर हुआ है? जी एफआईआर हुआ, SC/ST एक्ट के तहत हुआ। कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं हुई अब तक। कार्रवाई ये हुई है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमारे जो बच्चे थे उनको निष्कासित कर दिया है, लेकिन प्रोफेसरों को अब तक निष्कासित नहीं किया। जो प्रोफेसर्स हैं और बच्चों का विवाद है तो दोनों को निष्कासित करके कमेटी बनाई जाए कि इन दोनों। अच्छा, आपकी ये मांग है कि एक संयुक्त कमेटी बने जो इस मामले की जांच करे। संजय, यह बताइए कि आखिर ये कौन लोग, इनको डर क्यों लगता है बाबा साहब से? देखिए, विचारधारा की लड़ाई है ये, आज की लड़ाई नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है। ठीक है, जो ब्राह्मणिकल तत्व हैं इस देश में वो सारे के सारे डरते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से, ज्योतिबा फुले से। ये एक लंबा आंदोलन है। उनको ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि जब ये महापुरुष अगर विश्वविद्यालय और जगह जगह इनकी जयंतियां मनाई जाएगी तो इनकी विचारधारा बड़ी जोर शोर से फैलेगी। इनकी विचारधारा, असल में वो डर रहे हैं मानववादी विचारधारा से। वो अम्बेडकराइट विचारधारा या फुले विचारधारा नहीं, ये सारी महापुरुषों की विचारधारा मिलकर एक मानववादी विचारधारा बनती है। इस मानववादी विचारधारा से जो संघी लोग हैं, प्रोफेसर दुबे जैसे, ये लोग डरते हैं। इनको डर लग रहा कि अगर ऊंच नीच ही ना रहा, जात पात ही ना रहा तो ऊपर वालों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मणिकल जो तत्व है, खासकर ब्राह्मण जाति है इसमें, ये सारे के सारे डरते हैं। इनको लग रहा कहीं ना कहीं कि बाबा साहब की विचारधारा बहुत ऐसी विचारधारा है जो ऊंच नीच और भेदभाव को ख़त्म करेगी और वो इनके लिए शायद सही नहीं है। तो इसलिए ये जो है तो संजय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला, जेएनयू में मुथु कृष्णा, और अभी एक खबर और आ रही है कि भीमजी नाम के लड़के ने बीएचयू में छत पर से कूदकर सुसाइड कर लिया है। ये सारे दलित विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शिक्षक तबका है वो अब तक, मुझे जो लग रहा है कि वो गुरु की भूमिका में अब तक आ ही नहीं पाया है। उनको आना था गुरु की भूमिका में, लेकिन गुरु की भूमिका में आने की बजाय वो जो है अपने जातिवाद जो है उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है।
चाहे रोहित वेमुला का मुद्दा ले लीजिए, चाहे जय भीम जी वाला मुद्दा ले लीजिए, और जितने भी आप इस ग्वालियर वाला मुद्दा ले लीजिए, इससे पहले ही बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं, शिक्षक अब तक अपनी जात को छोड़ नहीं पा रहा है। वो अपने जातीय अहंकार में इतना डूब चुका है कि वो गुरु की जो गरिमा है उसको भूल चुका है। उनको अपना जो जातीय अहंकार है वो इतना सर्वोपरि हो गया है कि वो छात्र को छात्र की निगाह से ना देखकर उसकी जात की निगाह से देखते हैं कि इस जात का है तो मेरे से नीचे। तो इसके कारण जो है वो ये सोचते हैं कि अगर ये पढ़ गए लिख गए तो ये कल को जो है प्रोफेसर की कुर्सी पर भी बैठेंगे, अगर ये पढ़ लिख गए तो जो है आगे इनके और छात्र भी पढ़ने लिखने आएंगे। वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि ये पढ़े ना, भाई पढ़ेंगे नहीं तो इनकी गुलामी बहुत लंबी चलेगी। वो लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने की एक प्रक्रिया है उनकी, वो एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। रोहित एक्ट को लेकर ये जो कैंपस में जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो रोहित एक्ट को लेकर तमाम छात्र संगठन लगातार लड़ाई कर रहे थे, बात कर रहे थे। सरकार रोहित एक्ट लाने के बजाय रोहित वेमुला की जाति खोज रही थी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार का देखिए काम है मुद्दे को घुमाना। जब मंडल आयोग की बात आती है तो राम मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं, जब ईवीएम का मुद्दा आता है तो कोई और मुद्दा ले आते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा आता है तो नोटबंदी ले आते हैं। देखिए वो मुद्दे को दबाते हैं लगातार, और जब मुद्दा बाबा साहब अम्बेडकर या फुले या बहुजन महापुरुषों से रिलेटेड होता है तो मुद्दा बहुत ज़्यादा दबाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो मुद्दा कहीं ना कहीं उनके गले की फांस बन जाता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि रोहित के नाम से कोई एक्ट आई, जो एक्ट जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैंपसेस के अंदर जो है शेड्यूल कास्ट बच्चों का, ओबीसी बच्चों का जो है उनका जो है संरक्षण करे, उनको बचाव करे, उनका जो है प्रोटेक्शन दे। तो ऐसा नहीं चाहते। अगर वो ऐसा चाहते होते तो शायद दे भी देते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। कि मैं आपको एक लाइन में बताऊं, बिल्कुल यही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे विश्वविद्यालय के अंदर जाएं। आप इसमें देख सकते हैं हमारे बच्चे जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो काउंसलिंग के दौरान भी उनको जो है, अगर वो जनरल में भी पास होते हैं तो उनको शेड्यूल जो रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर डाल देते हैं, वहाँ उनका एडमिशन देते हैं। हमारा जब बच्चा पढ़ लिख के अगर नौकरी के लिए जाता तो एनएफएस कर देते, नोट फाउंड सूटेबल लिख देते हैं उस पोस्ट पर, और उसको जो है जनरल में लेके और उस सीट को जनरल किसी कैंडिडेट से भर दिया जाता। असल में वो चाहते हैं कि हम पढ़े ही ना, ठीक, अगर पढ़ेंगे तो विद्रोह होगा, क्योंकि बाबा साहब पढ़े तो उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह कर दिया कि वो विद्रोह आज तक जो है बहुत बड़ी जो है क्रांति का रूप ले चुका है। तो वो असल में ये चाहते हैं कि ये पढ़े ना पढ़ेंगे तो एक बाबा साहब पढ़े तो बहुत बड़ा कोहराम हो गया। जी, भाजपा सरकार आने के बाद लगातार अम्बेडकरवादी आंदोलन तेज हुआ था। रोहित वेमुला के मुद्दे पर, ऊना के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर आंदोलन तेज हुआ था। बाद के दिनों में ये आंदोलन राजनीतिक जमीन नहीं पकड़ पाया है। उत्तर प्रदेश चुनावी नतीजे के रूप में देख सकते हैं। तो इसको उनकी जीत के रूप में देखा जाए या हमारी हार के रूप में देखा जाए? जी सर, मैं तो कहूँगा इसको एक षड्यंत्र के रूप में देखा जाए, क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड है। जैसा भी हुआ, जैसे कि अब लगातार ईवीएम के ऊपर भी आ रही है बात। एमपी में जैसे ईवीएम मशीन पकड़ी गई, कानपुर से आई थी, भिंड के वाया वो उधर तक गई है। उन्होंने 2000 के नोट में तो चिप ढूंढ ली, लेकिन वो ईवीएम मशीन में चिप नहीं ढूंढ पाए जिससे कि छेड़छाड़ हो सके। वो असल में नियत से काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक, मैं मानता हूँ कि सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। सामाजिक आंदोलन कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लगातार बढ़ रहा है, विद्रोह हो रहा है। विद्रोह के ऊपर उठती जो आवाज़ें हैं वो सामाजिक आंदोलन की मजबूती का एक बहुत बड़ा संकेत है। रोहित वेमुला मामले में आप देखिए पूरे देश में, देश के बाहर तक आ गई। जीवाजी के मामले में अभी देखिए कहाँ तक बात आ गई है, बहुत बहुत दूर तक। आज हरियाणा और राजस्थान में हमारी टीम का प्रदर्शन भी है। तो ऐसे लगातार ये विद्रोह की जो आवाज़ें, पहले आवाज़ें नहीं उठती थी। पहले अगर एट्रोसिटी हुई, कोई रोहित वेमुला अगर मर गया, फांसी लगा लिया, कुछ बात हो गई, तो बातें नहीं पहुंचती थी। इसमें एक अहम रोल जो है बहुजन मीडिया का भी है, जैसे नेशनल दस्तक है, इसका भी एक बहुत अहम रोल है कि न्यूज़ को इधर पहुंचाती है, जिससे विद्रोह की और आग जो भड़कती है उससे लोगों को पता लगता है कि वहाँ ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होना चाहिए। तो बीजेपी जो है, बीजेपी राजनीतिक तौर पर सत्ता पर तो काबिज हुई है, लेकिन उसकी जो आप ये देखिए कि स्मृति ईरानी मामले में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था, या आप कोई भी और दूसरा मामला देख लीजिए, वो अपने बचाव में है। वो चाहती है कि हम बच जाएं जैसे तैसे करके। वो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर से पंगा नहीं लेना चाहते। तो राजनीतिक हो सकता है कि हार हुई है, लेकिन सामाजिक तौर पर हम मजबूत हुए हैं। और ये राजनीतिक हार, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि राजनीतिक हार जो है हमें किसी न किसी रूप में सामाजिक तौर पर आंदोलन करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करेगी, क्योंकि जब जब शोषण बढ़ता है तो आंदोलन भी बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में अभी देश में जो है बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है। लगातार रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं।
बेरोजगारी जो है बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी छात्र संगठन या युवाओं की तरफ से इस तरह का कोई प्रतिरोध रोजगार के सवाल पर नहीं आ रहा है। तो आपका जो संगठन है डास्फी, क्या रोजगार के सवाल पर कोई राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है? जी सर, देखिए छात्र है तो रोज़गार तो चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है, बहुजन जो समाज है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमारे पास रोज़गार नहीं होता। जब रोज़गार नहीं होता तो उसमें दिक्कत ये होती है, आगे पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है, हमने देखा कि एमफिल किया हुआ स्टूडेंट भी पीएन की अप्लाई करता है। तो रोज़गार के लिए हमारा प्लान यही है कि इसके बाद अगर बैकलॉग, जैसे आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि अगर बैकलॉग फुलफिल कर दिया जाए तो हमारा पढ़ा लिखा, क्या मैं कह रहा हूँ, कम पढ़ा लिखा भी आदमी भी नौकरी लग जाएगा। बैकलॉग इतना ज़्यादा, हम बैकलॉग को लेकर एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, जिसको हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में इस साल के अंत तक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन उसके लिए खड़ा करें। तो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो आरक्षण को लेकर भी, आरक्षण को बचाने को लेकर भी आपके संगठन की कोई योजना है क्या? जी सर, आरक्षण के लिए तो हम लगातार लड़ते ही रहते हैं, लगातार ही लड़ते हैं, क्योंकि देखिए रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं रहेगा तो रिप्रेजेंटेशन किसी भी तौर पर हमें जो है ये उपलब्धि देता है कि हमें किसी भी तरह से, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन आने के बाद भी हमारे बच्चों को पूरी सीटें नहीं दी जाती, उनको खाली छोड़ दिया जाता, फिर उन पर जो दूसरे सामान्य वर्ग है वो आ जाता है। रिजर्वेशन को बचाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए हम लगातार कर रहे हैं, जैसे एडमिशन से लेके उसके बाद जॉब की भी जो बात आती है, हम उसमें लगातार जो है कार्य करते रहते हैं। तो रिजर्वेशन का जब भी मुद्दा आता है, हम आगे से आगे रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय बौद्ध, जिन्होंने आरक्षण से लेकर रोहित एक्ट को लेकर और जीवाजी यूनिवर्सिटी में चल रहे विवादों के बीच अपनी बात रखी, तल्खी से रखी और पूरी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। और इन्होंने बताया कि इनका संगठन लगातार देश भर में दलितों, पिछड़ों और बहुजनों के मुद्दे पर लड़ाई को तेज और तेज करेगा। कैमरामैन रेन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, दिल्ली।